नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। भीषण ठंड के चलते रांची के सभी स्कूलों में पढ़ाई स्थगित। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है, जिसके जिला के तमाम स्कूल में पठन पाठन का कार्य 2 दिन के लिए स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी विद्यालयों में केजी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य 5 जनवरी 2026 से 6 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के आधार पर लिया गया है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले आदेश तक भारी ठंड और शीतलहरी को लेकर चेतावनी जारी की है। रांची जिला को येलो जोन की श्रेणी में रखते हुए यहां अत्यधिक ठंड और ठंडी हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान विद्यालयों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी। सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय में पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार परीक्षा का संचालन कर सकते हैं। इसके साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के संचालन को लेकर भी विद्यालयों को निर्णय लेने की छूट दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय मौसम की स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कक्षाओं के संचालन पर निर्णय ले सकते हैं। प्रशासन ने ये भी जानकारी दी है कि सरकारी विद्यालय पहले से ही शीतकालीन अवकाश के कारण 5 जनवरी तक बंद हैं। वहीं 6 जनवरी को सरकारी विद्यालय शिक्षकों के लिए खुले रहेंगे। इस दिन शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए विद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। रांची जिला प्रशासन का कहना है कि ये निर्णय पूरी तरह एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है, ताकि कड़ाके की ठंड के बीच बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार आगे भी निर्णय लिए जाएंगे। कक्षपाल का 10 साल बाद होगी नियुक्ति, पर उम्र सीमा में सरकार ने नहीं दी कोई छूट। झारखंड में 10 साल बाद कक्षपाल के पद पर नियुक्ति होने जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन के अनुसार कक्षपाल के 1334 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इससे पूर्व 2015 में कक्षपाल के पद पर नियुक्ति की गई थी। JSSC ने 2015 में इसके लिए विज्ञापन निकाला था। उस समय 1394 पदों के लिए ये विज्ञापन निकाला गया था और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी। लेकिन दिलचस्प रूप से 10 वर्ष बाद होने वाली इस नियुक्ति प्रक्रिया के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। 2015 में अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा तय थी, वही उम्र सीमा 2025 के भी विज्ञापन में दिया गया है। यहाँ इसे रेखांकित करना आवश्यक है कि JPSC की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में विलंब होने पर राज्य सरकार ने इसके अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देती रही है। लेकिन कक्षपाल पद के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलने से उनमें भारी निराशा है। व्यवहार में भी इसे समझा जा सकता है कि 10 साल से परीक्षा नहीं होने पर हजारों ऐसे युवा हैं जो उम्र बढ़ जाने के कारण इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके लिए वो दोषी भी नहीं है। सिमडेगा में हिलनपुर के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, वाहन जब्त। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के हेलनपुर के पास रविवार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रेलर को जब्त कर लिया है। पांकी विधायक शशि भूषण मेहता पर टोल प्लाजा पर मारपीट का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन पर मांडर स्थित रांची टोल प्लाजा पर टोल कर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना मांडर रांची टोल प्लाजा की है, जहां विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता की गाड़ी को रोके जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो फुटेज के अनुसार टोल को लेकर हुई कहासुनी के दौरान मामला बढ़ गया और विधायक पर टोल कर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के बाद टोल कर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूरा घटनाक्रम कैमरों में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। टोल कर्मियों का यह आरोप है कि विधायक ने गाड़ी रोके जाने पर एक टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया।
बोकारो एयरपोर्ट के परिचालन शुरू करने को लेकर भाजपा नेता कुमार अमित ने डीसी की भूमिका पर जताया असंतोष। भाजपा नेता कुमार अमित ने बोकारो एयरपोर्ट से हवाई जहाजों के परिचालन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बोकारो डीसी पर भी सवाल उठाया है। कुमार अमित ने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट से हवाई जहाजों के परिचालन शुरू होने के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण निकट भविष्य में उड़ानें शुरू होने की संभावना नहीं दिख रही है। क्षेत्रीय संपर्क को आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र की उड़ान योजना के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एयरपोर्ट पिछले 5 वर्षों से रखरखाव की कमी के कारण खराब हो रहा है। परिचालन के लिए आवश्यक एम्बुलेंस की खरीद अभी तक राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की जा सकी है। जिला प्रशासन द्वारा टेंडर जारी किए जाने के बावजूद सतनपुर पहाड़ी पर लाइट लगाने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। एयरपोर्ट की बाउंड्री के चारों ओर अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले महीने कुछ औपचारिकताएं पूरी की गई, लेकिन वहां फिर से अतिक्रमण बढ़ने लगा है। अपनी ही सरकार पर नहीं है कांग्रेस नेताओं का भरोसा, कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। झारखंड के हजारीबाग जिले के कैरीडारी में विस्थापन और मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर भरोसा न होने की बात कही है। दोनों नेता अब न्याय के लिए अदालत का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को जिला प्रशासन ने धरना स्थल से जबरन उठाकर हटा दिया था। इस घटना के बाद मामला और तूल पकड़ चुका है। योगेंद्र साव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, यही कारण है कि अब कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ये सरकार उनकी नहीं है, सरकार जनता की होनी चाहिए। अब जनता को अपनी मांगों और न्याय के लिए सड़क पर आना होगा। योगेंद्र साव ने ये भी आशंका जताई कि उनकी हत्या तक हो सकती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार से लड़ाई जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। सरकार की आंखें खुले, इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विस्थापितों को न्याय मिलना चाहिए और 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून पूरी तरह लागू होना चाहिए। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, विस्थापितों के लिए अगर मरना भी पड़े तो इसके लिए तैयार हैं। हजारीबाग जिले में कोल माइनिंग परियोजनाओं के कारण विस्थापन लंबे समय से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से कैरेडारी में अतिक्रमण हटाओ और उचित मुआवजा दो की मांग को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और जिला प्रशासन आमने सामने हैं। अंबा प्रसाद हमेशा से विस्थापन के मुद्दे पर सरकार से सवाल उठाती रही हैं। झारखंड में कांग्रेस नेतृ गठबंधन की सरकार होने के बावजूद पार्टी के इन 2 वरिष्ठ नेताओं का अपनी ही सरकार पर भरोसा न होना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का हजारीबाग में भव्य स्वागत, क्रिकेट प्रेमियों में दिखा उत्साह। हजारीबाग आज झारखंड क्रिकेट के इतिहास के एक स्वर्णिम क्षण का साक्षी बना, जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से किया गया। ये वही ट्रॉफी है जिसे झारखंड की टीम ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा को पराजित कर पहली बार अपने नाम किया और पूरे राज्य को गर्व से भर दिया। झारखंड टीम की ये जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा का परिणाम है। सीमित संसाधनों के बावजूद झारखंड के खिलाड़ियों ने देश की बड़ी टीमों को पीछे छोड़ते हुए साबित कर दिया कि जब जज्बा मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। ट्रॉफी के हजारीबाग पहुंचते ही शहर में उत्सव का माहौल बन गया। हजारीबाग चौक से लेकर हजारीबाग क्रिकेट ग्राउंड तक लोग तालियों और जय घोष के साथ इस ऐतिहासिक उपलब्धि का स्वागत करते दिखे। इसके बाद क्रिकेट ग्राउंड में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रॉफी को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया। सम्मान समारोह के दौरान जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने झारखंड टीम को बधाई दी और कहा कि ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि झारखंड क्रिकेट अब राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान और नई ऊंचाइयों को छुएगा। एसोसिएशन ने कहा कि ये आयोजन केवल जीत का उत्सव नहीं है, बल्कि झारखंड के हर युवा खिलाड़ी के सपनों को नई उड़ान देने का संदेश है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आज हजारीबाग में उस आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का प्रतीक बनी जिसने झारखंड को देश के क्रिकेट मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। पुलिस कस्टडी में जीत महतो की मौत मामले में बड़ा मोड़, अब होगी न्यायिक जांच। एमजीएम थाना क्षेत्र के गोकुल नगर में पुलिस कस्टडी में इलाजरत जीत महतो की मौत के मामले में उठे विवाद के बाद पुलिस ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। पुलिस के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया है कि एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुल नगर निवासी जीत महतो की मृत्यु के पश्चात दंडाधिकारी की उपस्थिति में विधिवत वीडियोग्राफी के साथ मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम कराए गए। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के दौरान मृतक के
शरीर पर किसी भी प्रकार की बाह्य चोट अथवा प्रताड़ना का कोई निशान नहीं पाया गया। एमजीएम अस्पताल के ऑन ड्यूटी चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रतिवेदन में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृतक की मृत्यु का कारण कॉम्प्लिकेटेड सेरेब्रल मलेरिया था। ऐसे में उक्त संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष न्यायिक जांच कराए जाने को लेकर अनुरोध पत्र समर्पित किया गया है। अतः अब इस संपूर्ण घटना की न्यायिक जांच की जाएगी। गौरतलब है कि गोकुल नगर निवासी जीत महतो की विगत 31 दिसंबर को पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों की ओर से जीत महतो के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा व पश्चिम के विधायक सरयू राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। चाईबासा में हाथी का कहर, महिला की मौत, पति बेटा घायल, 4 दिन में 5 की गई जान। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत संतरावन क्षेत्र में रविवार सुबह एक दंतैल जंगली हाथी के हमले से 47 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति और 10 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। ये घटना गोइलकेरा थाना क्षेत्र के संतरावन अंतर्गत अमराई कितापी गांव के तोपनोसाई टोला की है, जहां रविवार सुबह एक परिवार के सभी सदस्य अपने घर के पास मौजूद थे, तभी अचानक जंगल की ओर से निकले दंतैल हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने महिला को अपनी सूंड में पकड़ा और पटक कर मार डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला को बचाने पहुंचे उसके पति रंजन टोपनो और 10 वर्षीय बेटा भी हाथी के हमले की चपेट में आ गए। दोनों को गंभीर चोटें आईं। परिवार के अन्य सदस्य किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल पिता पुत्र को पहले चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हाथी के हमले के दौरान आसपास के खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी गांव के पास काफी देर तक घूमता रहा, जिससे लोग घरों में दुबके रहे। घटना को लेकर ग्रामीणों द्वारा वन विभाग और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी रामजी राम ने बताया कि हाथी को जंगल की ओर भगाने के लिए वन रक्षियों की टीम तैनात की गई है। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की और हाथी को दूर रखने के लिए पटाखे भी वितरित किए गए हैं। गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले 4 दिनों के भीतर जंगली हाथियों के हमलों से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले टोंटो, मुफस्सिल और गोइलकेरा थाना क्षेत्रों में भी हाथी के हमलों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे हाथियों के हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। स्थानीय लोग वन विभाग से हाथियों के स्थायी समाधान, निगरानी व्यवस्था और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। 2 दिवसीय झारखंड दौरे के लिए देवघर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को देवघर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। मंदिर के तीर्थ पुरोहितों में संकल्प कराकर ज्ञानेश कुमार और उनके पूरे परिवार को गर्भगृह में प्रवेश कराया। गर्भगृह में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा कर आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद माता पार्वती के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एम्स के लिए रवाना हो गए, जहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। वहीं एम्स प्रबंधन के साथ बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बाबा मंदिर के शाम के श्रृंगार पूजा में भी शामिल होंगे। देवघर पहुंचने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के स्वागत के लिए देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक सौरभ, संथाल परगना के कमिश्नर डीआईजी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो देवघर आए हैं। अपने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद बासुकीनाथ मंदिर में भी भगवान शिव की पूजा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 2 दिनों तक देवघर में रहेंगे। सबसे पहले वो भगवान शिव की पूजा करेंगे और पूरे राज्य और देश के बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। झारखंड पहुंचने पर उन्होंने स्थानीय भाषा में झारखंड के लोगों को जोहार कर अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर पहुंचने
पहुंचने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कड़ी सुरक्षा के बीच सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। वहां थोड़ी देर आराम करने के बाद वो सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने जाएंगे। सोमवार सुबह 8:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त देवघर से दुमका में बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद वे लगभग 10 बजे दुमका के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां अल्पाहार के बाद वे देवघर लौट जाएंगे। यहां वे तपोवन के मोहनानंद +2 स्कूल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वे स्थानीय BLO बूथ लेवल अधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद वे मीडिया को संबोधित करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अंडर 19 क्रिकेट चयन को लेकर गिरिडीह में हंगामा, भारी विरोध के बीच टीम बोकारो रवाना। गिरिडीह में अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन को लेकर रविवार को विवाद गहरा गया। चयन प्रक्रिया से असंतुष्ट कुछ खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चयनित खिलाड़ियों को बोकारो जाने से रोकने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार गिरिडीह क्रिकेट संघ की ओर से कुल 27 खिलाड़ियों का डेटा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को भेजा गया था। इनमें से 15 खिलाड़ियों का चयन अंडर 19 टीम के लिए किया गया, जबकि अन्य खिलाड़ियों को चयन से बाहर रखा गया। चयन से वंचित खिलाड़ियों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। विरोध कर रहे खिलाड़ियों में अभिमन्यु सिंह, पंचानन सिंह और अरविंद कुमार शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का आरोप है कि चयन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था और जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है वो अधिकतर क्रिकेट अकेडमी से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिले के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। इन्हीं आरोपों को लेकर खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने चयनित खिलाड़ियों की बस को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ देर बाद गिरिडीह क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों और मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया। विरोध के बावजूद चयनित खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बोकारो रवाना हो गए। इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। वहीं इस पूरे मामले पर गिरिडीह क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष अविनाश यादव ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि चयन को लेकर लगाए जा रहे आरोप सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह प्रदर्शन, ट्रायल और नियमों के आधार पर किया गया है, न कि किसी अकेडमी या निजी संबंधों के आधार पर। पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने पेसा एक्ट की नियमावली पर उठाए सवाल। बोले, मूल प्रावधानों की सुनियोजित हत्या है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने महागठबंधन की सरकार द्वारा बनाए गए पेसा नियमावली को 1996 में संसद से पारित पेसा कानून की मूल भावनाओं के खिलाफ बताया है। उन्होंने इस पेसा कानून को कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया है। बीजेपी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसकी नियमावली को एक्ट के अनुरूप में मनाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान मांगों में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पेसा कानून लागू करने की मांग उठी तो लोग अदालत गए और सरकार को बाध्य किया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार के कई पत्र आने के बाद भी राज्य सरकार इसमें विफल रही तो अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने पेसा नियम बना लिया है। इसकी अधिसूचना जारी करने में सरकार को काफी देर लगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार ने क्यों नियमावली की अधिसूचना जारी करने में देरी लगाई है। अब ये सतह पर आ रहा है कि राज्य सरकार ने पेसा कानून 1996 की मूल भावना पर कुठाराघात किया है। नियमावली में एक्ट के मूल विषय का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का प्रयास किया गया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसी भी विषय की एक परिभाषा होती है जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। पेसा एक्ट 1996 के आधार पर जो बातें कही गई हैं वो बातें ही गायब हैं, क्योंकि परिभाषा में ही परंपरा की बात कही है, लेकिन उसमें 1996 एक्ट के तहत स्वचलित व्यवस्था जो आदिकाल से चली आ रही है उसे ग्राम सभा कहा जाएगा, लेकिन नियमावली में इस बात को परिभाषित नहीं किया गया है कि लेकिन इन्होंने ग्राम सभा को ही डाइल्यूट करने की कोशिश की है। अर्जुन मुंडा ने आरोप लगाते हुए बताया कि राज्य सरकार ने नियमावली के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन अपने तरीके और संस्थाएं अपने तरीके से काम करेगी तो सिस्टम धराशाही होगा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान स्वरूप में पेसा नियमावली झारखंड में संकट और पीड़ा देगी। झारखंड में रात में ठंड और दिन में राहत, लातेहार में पारा सबसे कम, 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट।
मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में कहीं भी शीतल लहर की स्थिति नहीं है। कोहरे की बात करें तो रांची और जमशेदपुर में विजिबिलिटी सामान्य रही, जबकि देवघर में सुबह के समय करीब 700 मीटर तक दृश्यता दर्ज की गई, जिससे हल्की धुंध का संकेत मिलता है। मौसम केंद्र के मुताबिक 5 जनवरी को राज्य के 15 जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा रहने की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, चतरा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों तक झारखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रातें ठंडी बनी रहेंगी। सुबह और देर रात ठंड से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को। हरमू नदी सफाई अभियान दूसरे दिन भी जारी। जेसीबी ट्रैक्टर से गाद हटाने का काम तेज, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई। हरमू नदी को गंदगी से मुक्त कर उसके अस्तित्व को बचाने की दिशा में रांची नगर निगम का विशेष सफाई अभियान दूसरे दिन भी सख्ती के साथ जारी रहा। नगर निगम की टीम ने जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से नदी में जमी गाद, प्लास्टिक कचरा और अन्य अपशिष्ट हटाने का काम तेज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये अभियान लगातार कई दिनों तक चलेगा और इसे किसी भी हाल में बीच में नहीं रोका जाएगा। सफाई कार्य के साथ साथ मुक्तिधाम पुल के दोनों ओर जाली लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि लोग सीधे नदी में कचरा न फेंके और नदी को दोबारा गंदा होने से बचाया जा सके। इसके अलावा नदी किनारे चेतावनी और जागरूकता से जुड़े नोटिस बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिनमें कचरा फेंकने पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सफाई के बाद भी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए निगम की अलग टीम बनाई जा रही है, जो समय समय पर निरीक्षण करेगी और दोबारा गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आने वाले दिनों में नदी किनारे पौधारोपण और ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी शुरू किया जाएगा, ताकि हरमू नदी के आसपास हरियाली बढ़े और क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हो सके। नगर आयुक्त ने बताया कि ये पूरा अभियान झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रांची शहर के तमाम जलाशयों और नदियों में सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। हरमू नदी के विभिन्न क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है और एक-एक कर सभी इलाकों में साफ सफाई की जाएगी। निगम का एक्शन प्लान है कि चरणबद्ध तरीके से शहर के सभी जलाशयों के आसपास व्यापक सफाई अभियान चलाया जाए। इस दौरान हरमू नदी की चिन्हित जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीम ने ऐसे कई स्थानों को चिन्हित किया है, जहां अवैध निर्माण और कब्जे के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, तब तक नदी को पूरी तरह से साफ और संरक्षित करना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का मानना है कि हरमू नदी की स्थिति वर्षों से खराब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार टेंडर निकाले गए और सफाई अभियान चले, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। स्थानीय निवासियों के अनुसार अब हरमू नदी नदी नहीं बल्कि एक नाले का रूप ले चुकी है, क्योंकि आसपास के कई इलाकों के नालों को सीधे इसमें जोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे पहले उन नालों को बंद करना जरूरी है जो सीधे हरमू नदी में गिर रहे हैं। जब तक गंदे पानी का प्रवाह बंद नहीं होगा, तब तक सफाई अभियान का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। लोगों का कहना है कि कई लोग आज भी नदी में कचरा फेंक देते हैं, जबकि उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। अनवर ढेबर के इशारे पर झारखंड में लागू हुआ था छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मॉडल। अनवर ढेबर के इशारे पर झारखंड में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मॉडल सुनियोजित साजिश के तहत लागू किया गया। छत्तीसगढ़ प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा शराब घोटाले की जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़े अभियुक्तों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज कराए गए बयान में इस बात को स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ ईडी ने कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। ईडी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के दौरान मिले इन तथ्यों के मद्देनजर झारखंड सरकार से कुछ जानकारी मांगी है, लेकिन संबंधित सूचनाएं अभी ईडी को नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के दौरान ये पाया गया है कि अनवर ढेबर शराब सिंडिकेट का किंगपिन है। भारतीय दूरसंचार अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को ढेबर के कहने पर ही छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड CSMCL का प्रबंध निदेशक बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन उत्पाद सचिव अनिल ततेजा और अरुणपति
श्रीमती त्रिपाठी शराब की बिक्री और कमीशन वसूली आदि की रिपोर्टिंग अनवर ढेबर को ही करते थे। ढेबर ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत पूरा सिंडिकेट तैयार कर रखा था। इसमें शराब बनाने वाली कंपनियां, मैनपावर सप्लाई करने वाली कंपनियां, हॉलोग्राम बनाने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफिक एंड फिल्म सिक्योरिटीज लिमिटेड सहित अन्य को झारखंड में भी काम दिलाया गया। इतना ही नहीं, झारखंड में देसी शराब की बिक्री प्लास्टिक के बदले शीशे की बोतल में करने की नीति लागू की गई, ताकि झारखंड के शराब उत्पादकों को अचानक परेशानी हो और छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट में शामिल देसी शराब बनाने वाली कंपनियों को यहां स्थापित किया जा सके या झारखंड की देसी शराब बनाने वाली कंपनियों को साथ मिलाया जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।